अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। सैलाबी सूरत हाल ये है कि सैलाब से अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और लाखों एकड़ ज़र्री रकबा जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है। भारत से आने वाले हम तीनों दरियाओं की अगर बात कर लें, दरियाए रावी की बात कर लें, सतलुज की बात कर लें या चनाब की बात कर लें, उसमें कुछ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हाई रिस्क एरियाज हैं, और कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जिस तरह से पानी के रैले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक हेड से दूसरे हेड, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती चली जा रही है। आज वज़ीर आला पंजाब ने हमने देखा कि दरियाए रावी का जो है वहाँ पर दौरा भी किया और वो कश्ती पे भी जो है सवार हुई और उसके बाद वो मुआयना करती रहीं। वज़ीर आज़म साहब भी आए थे और हेलीकॉप्टर पर भी एक मुआयना किया गया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि चनाब की बात करें तो कल जो वाक़या हेड कादराबाद तक जो सूरत हाल थी, ओवरफ्लो हो गया, पानी का रैला बहुत ज़्यादा था और वो तकरीबन 10,000 क्यूसिक से 10 लाख क्यूसिक के ऊपर का मामला था। अब हमें वो चिन्योट जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब चिन्योट और झंग जो हैं उनको जो है हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया गया है। लाहौर की भी बात करें, दरियाए रावी के में जो है शाहदरा के मकाम पे ख़ास तौर पे और आगे भी हम देख रहे हैं कि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और अगर हम दरियाए सतलुज की बात करें, हेड गंडा सिंह की बात करें, आगे ओकाड़ा की बात कर लें, हम आगे बात करें कहाँ भावल नगर का मामले की बात कर लें, वहाँ तक सूरत हाल ख़राब है। हेड सुलेमान की बात करें, सियालकोट की जो हमने देखी पहले रोज़ से जहाँ से मामला शुरू हुआ था उससे लेके नारोवाल की बात करें, किस किस इलाके की बात करें राना साहब, किस किस जगह की निशानदेही करें। और जहां पे हेड है, अब कादराबाद को देखें, वहां से 10 किलोमीटर अंदर तक पानी आ चुका हुआ है। ये सूरत हाल है, लोग इतने परेशान हैं तमाम जगहों पे। जिस जिस जगह की बात करेंगे ये क्या हो रहा है और हम क्या इस पे कंट्रोल पाने में बिल्कुल नाकाम आपको नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि आज सैलाब का बंदोबस्त हो गया। आज हमारे हुक्मरान कश्तियों पे बैठ के तस्वीरें बनवा के, आज उन्होंने वज़ीरों की ड्यूटियां लगा के सैलाब रुक गया, शांति हो गई, हर तरफ अमान हो गया है। बर्बाद घर बस गए हैं, उजड़े हुए घर बस गए हैं। जो जानवर मर गए थे उनकी जगह नए जानवर आ गए हैं, जो घर गिर गए थे उनकी जगह नए घर बनने शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बता देंगे, बड़ी बड़ी शर्मिंदगी से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या सैलाब ज़दगान का या जिस जगह पे सैलाब आया आज एक्शन पता क्या होना चाहिए था? रावी के इलाके में जितनी रावी के इर्द गिर्द सोसाइटियां बनी थी तजावुजात की आड़ में, आज आर्डर ये होना चाहिए था, उनके तमाम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनको एनओसी देने वालों से लेकर बाकी तमाम लोगों के जिन्होंने सर्वे किए, जिन्होंने एनओसी दिए, जिन्होंने उसकी मंजूरी दी, सब लोगों को जो है लाइन में खड़ा करके जो है उन पे मुकदमे होने चाहिए। फरखाबाद शादरे में आते हैं, जी जी, पानी आ गया जी। बदामी बाग लाहौर का हिस्सा है, पानी आ गया। थीम पार्क पानी आ गया, और इस तरह मुल्तान रोड पानी आ गया, मांगा मंडी पानी आ गया, सुंदर पानी आ गया। और भाई ये लाहौर का हिस्सा है, सोचा किसी ने कि क्यों यहां पे पानी आया? जाके देखे नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट आज भी लाइट नहीं है। कसूर में बिजली बंद कर दी गई है। बाकी जगहों पे जाके देखे क्या हाल है। हाफजाबाद के अंदर 24 घंटे से 16 घंटे बाद रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, फिर भी 2 लोग वहां पे जिंदगी की बाजी हार गए। और यहाँ पे सब कुछ सिर्फ मैं देखा 2 लोगों को देखा, खुल के बात करूंगा, किसी को तकलीफ होती है होती रहे। एक मरकजी मुस्लिम लीग जिन्होंने लोगों को खाना बचाया, या फिर मैं बात यहाँ पे करूंगा चौधरी परवेज इलाही की। उसने ये नहीं देखा कि किसकी हुकूमत है। आज मैंने चौधरी परवेज इलाही के मैंने 15 रिपोर्टर से पूछा, उन्होंने कहा भाई हम तो परेशान हो गए कि हर शहर में चौधरी परवेज इलाही बतौर सदर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, उन्होंने वहां पे हजारों के हिसाब से खाने की तकसीम शुरू कर, क्योंकि जब तक
ये नहीं होता आप खाना खिलाएं। और फिर उन्होंने अपने घर को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा घर जो है इसे कैंप ऑफिस बना दें, जिनके पास कोई रहायश नहीं है वो यहाँ पे रहे। ये सारा कुछ किया। चौधरी परवेज लाई को हम इसलिए क्रेडिट दे रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं सब कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते? रान साहब, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें आज मुझे ज़ाती हैसियत में बल्दियाती इदारों की इतनी कमी महसूस हो रही है ना, बल्दियाती नुमाइंदों की इतनी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि आप सरकारी तौर पे देखें ना रान साहब, जितने MNAs MPs या जो उम्मीदवार भी थे वो अपने हलकों में बहरहाल निकले हुए, उनके पास अथॉरिटी है नहीं है, वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि वो नुमाइंदे अपने हलके के अवाम के पास है। अगर बल्दियाती नुमाइंदे होते, इख्तियारात होते, सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। जो नुमाइंदे हैं जी वो किधर है? मैं कह रहा हूं कि अगर चौधरी परवेज लाई निकल सकता है तो बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं निकल? सबसे ज्यादा मुश्किल में तहरीक इंसाफ है। उसका सदर अगर निकल सकता है, अगर उसकी टीम निकल सकती है, वहां पे लाखों लोगों को खाना डेली की बुनियाद पर देने के लिए तैयार है, बल्कि दे रहे हैं। आप जाकर, मैंने ये वो चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इस सैलाब में सबको एक हो जाना चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल एक कौम हो जाना चाहिए, कोई पार्टी। और ये मैं बिल्कुल सलूट करता हूँ चौधरी परवेज लाई को, उसने आगे आप आ जाए, हमारे MNA किधर है, हमारे MP किधर है, हमारे बाकी लोग किधर है? जरा चेक तो करें जाके। लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, लोग ये साकिब बशीर के तो शहर में एक दिन या 2 दिन साकिब साहब पानी रहा होगा ना, यहाँ पर तो देखें लोग बर्बाद हो गए, खुदा पाक की कसम बर्बाद हो गए। आपका इलाका मेरा इलाका, मेरे घर में पानी है इस वक्त, मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम मेरे भी उधर है। लोग रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार हम क्या करें। मुझे भी किस तरह पता चला, मुझे मेरे इलाके से पता चला कि परवेज लाई के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे खाना तकसीम कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं, कंबल तकसीम कर रहे हैं, पानी तकसीम कर रहे हैं। और यार अगर वो कर रहे हैं तो बाकी MP किधर गए हैं? रान साहब, एक ये भी चीज़ है कि जो शहरी इलाके हैं ना, वो इस संगीनी को उस तरह से शायद अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते हैं। जो हम शहरी लोगों से बात करें, अल्लाह बचाए, सबको बचाए, शहरों को बचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो हब्स होते हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप देहातों में बात करें और जिन इलाकों में सैलाब आया, वो लोग जो अपने प्यारों की कब्रें हैं ना, उन पर भी मटियाँ लेके जा रहे हैं और उनको भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात इस तरफ तक आ चुके हैं और इतनी संगीनी है। साकिब साहब, हमने 2022 में सैलाब आता हुआ देखा, फिर हमने देखा इमदाद भी आई, तखमीने भी लगे, उसके बाद उस इमदाद का क्या बना? और अभी भी सैलाब आया है, ठीक है, अभी कुछ इमदाद आ भी रही है, कुछ ऐलानात भी हो रहे हैं। ज़रा 2022 में जो इमदाद आई थी उसके हवाले से बताइएगा। बने नहीं, बस साकिब साहब बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, उठा के देख लेना, दुबई लीग देख ले, बाकी लीग देख ले, पता लग जाएगा किधर गए हैं पैसे। जी साकिब, सच बोला थे, सच खाते भजन खाकर डरते। एक तो जो उस वक्त तखमीने लगाए के थे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे दोस्त हैं बैन अल-अक़वामी मीडिया के लिए, उन्होंने ये सैलाब की कवरेज की, तो कसूर का कवर किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक्स की पोस्ट की कि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन किया है। तो उस ऑब्जर्वेशन में 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तो बात की कि रेस्क्यू 1122 वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और बाकी जो इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया या दीगर इदारे, वो कदरे दिखावे के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हुकूमत को मुतासरीन के असल मसाइल का इदराक ही नहीं है कि उनको मसाइल हैं क्या। मतलब एक तो ये है ना कि किसी जगह वो पानी ने घेर लिया, उनको रेस्क्यू करना, उनके माल मवेशी हैं, उनका घर है, उनकी अशिया हैं, लोग हैं, माली तौर पर, जानी तौर पर उनके लिए हेल्प करना। तो ये सारे चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक वो जो इदराक है वो हुकूमत में हमें बज़ाहिर जो वो नज़र नहीं आ रहा। जो 2022 की आपने बात की, वो फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए पहले ही हमारे माशी हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। IMF पर हम रिलाई करके अपनी मईशत को चला रहे हैं। बड़ा आसान कि उस वक़्त जो एक डिज़ास्टर पोस्ट, मतलब जब सैलाब आ चुका तो पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट PDNA एक जो है वो रिपोर्ट जारी की थी इन्होंने अक्टूबर 2022 में, जिन्होंने मजमू पर 16.3 अरब डॉलर का तखमीना लगाया था कि ये हमें ज़रूरत है। और उसमें से जो पाकिस्तान ने जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे पूरा एक उन्होंने जो वो प्रेजेंटेशन भी दी, सारा बताया कि कितने नुकसानात हुए हैं। तो पाकिस्तान को इसमें से सिर्फ 20% मिला था, 20% से ज़्यादा, मतलब ये 10.9 अरब डॉलर ये जो है वो ऐलान हुए थे उस जिनेवा कॉन्फ्रेंस में। 20% मिला था, तो 20% आप अंदाजा लगा लें कितना होगा। 80% मिले ही नहीं जो ऐलानात हुए। ठीक है, तो अब दोबारा सैलाब आ चुका है और सैलाब सिर्फ एक जगह नहीं आया। GB
केपी, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह पंजाब, केपी, इन तमाम इलाकों को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो उस वक्त सैलाब आया था उसके तखमीने पूरे नहीं हुए, अब दोबारा जो है वो हमें जरूरत पड़ गई, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ गई है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुबारक हो साकिब साहब, आपको भी और आपको भी। जी जी, $6 लाख हमारे सियासतदानों के लिए इमदाद आ गई। हाँ, वो अभी मतलब ये इतनी खौफनाक किस्म की बातें हैं और बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या ये तखमीने वो ज़िंदगियाँ वापस ले आएंगे, क्या ये तखमीने वो घर वापस ले आएंगे। हमारे नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनसे भी जान लेते हैं इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनके अजला में, उनके इलाकों में कौन सी ऐसे सोसाइटीज़ हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे देहात हैं जो अंडर थ्रेट हैं। लाहौर से उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हाफिज़ाबाद से मलिक हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, पहले आपकी जानिब आऊँगा। कहा जा रहा था कि भारत की जानिब से एक रैला आ रहा है दरियाए रावी में और सूरत हाल ये कही जा रही थी कि ख़तरनाक हो सकती है। शादरा में तो हम देख रहे हैं कि जिन लोगों तक पानी पहुंच गया है उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। एक तो ये बता दें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है और कौन से इलाके हैं जो अंडर थ्रेट हैं, कौन से लाहौर के इलाके हैं? जी बिल्कुल, दरिया रावी की अगर बात की जाए तो ये वो दरिया है जो सूबाई दारुल हुकूमत के करीब से गुजरता है और सारा साल तकरीबन खुश्क रहता है और मानसून के जब सीज़न आता है तो तब इसमें कोई थोड़ा सा पानी आता है, लेकिन वो भी पानी अक्सर औकात 25,000-30,000 क्यूसिक से ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन इस साल उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब अपर कैचमेंट के इलाकों में जो था वो गैर मामूली बारिशें हुई। उसके बाद आज भारत की जानिब से जो 3 डैम के तमाम स्पेलवेज थे वो खोल दिए गए और कोट नैना से 2.5 लाख के करीब जो था वो पानी दरिया रावी में दाखिल हुआ, जिसके बाद वो जसर से होता हुआ शादरा के मुकाम की तरफ बढ़ा और उसने नारोवाल के ख़ासकर इलाकों में बड़ी तबाही मचाई। इस वक्त हम शादरा के मकाम पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहां से पानी का जो ऊंचा एक बहुत बड़ा रेला है वो गुजर रहा है और इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 2,20,000 क्यूसिक है। अगर शादरा के ही मुकाम की बात की जाए तो यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप किया गया है जहाँ पर यहाँ पर आबादियों में पानी चला गया। अभी मैं देख रहा बदामी बाग में और दीगर आबादियों में रिंग रोड के साथ जो है। जी बिल्कुल राना साहब, ये जो अगर लाहौर की बात की जाए तो ये शादरा का जो मुकाम है ये वो मुकाम है जो लाहौर की गुंजान आबादी के आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर रावी रोड का इलाका है, आगे शादरा का इलाका आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो एक बड़ा थ्रेट मौजूद था कि यहाँ पर अगर पानी के बहाव में और दरिया की जो सतह है उसमें अगर इजाफा होता है तो यहाँ पर जो आबादी है उसको शदीद ख़तरात होंगे। यहाँ पर शफीकाबाद का जो इलाका है, फुरखाबाद का जो इलाका है, चमन पार्क है, इसी तरह अफ़गान कॉलोनी है, थीम पार्क है, इस तरह के जो मुलनवाल के कुछ इलाके हैं, बदामी बाग के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी पहुँच चुका है। वहाँ पर जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और मुलनवाल के में जब लोग नकल मकानी कर रहे थे तो कहीं जो थे ठीक है उस्मान, आप हमें लाहौर से आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। मलिक हमायूं, हाफिज़ाबाद में आप मौजूद हैं। हेड कादराबाद के हवाले से जो चीज़ें हमने कल देखी सुनी और उसके बाद आपसे हम जानते रहे वो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। अभी क्या है, जो बहाव है, पानी जो है वो कम होना शुरू हुआ है, ज़्यादा है, कितने गाँव डूब गए हैं और आगे जब ये चिन्योट की तरफ जा रहा है तो उस हवाले से क्या बताया गया? आज वो हाफिज़ाबाद तारीख का जो सबसे बड़ा शराबी रेला था वो यहाँ से गुजर गया, लेकिन वो सारी दास्तानें यहाँ पे छोड़ गया। अभी जो सूरत हाल है इस वक्त वो पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जो दरिया के गिरदोनवा में जो इतराफ में जो देहात हैं उनमें अभी भी 8 से 10 फीट पानी खड़ा है। अभी उससे कुछ देर पहले हमने ये चीज़ रिपोर्ट की कि वहाँ पे एक ऐसा कॉकशाल एक गाँव था जिसके 8 अफराद थे जो कि रेस्क्यू के लिए उन्होंने कॉल्स भी की, जब वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची तो 2 अफराद पानी में बह गए और 6 अफराद को एवैक्यूएट किया गया। और कुछ देर पहले अभी कोट जान बख्श एक ऐसा गांव है हाफिज़ाबाद का जो कि बिल्कुल दरियाई पट्टी में, बेला की पट्टी में है और वहाँ पर 7 अफराद अभी भी लापता हैं। उनके 25 भैंसें भी इस दरिया में बह गई हैं और अभी इस तरह की बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है, क्रिटिकल सूरत हाल है, लेकिन जो कि सरकारी तौर पर अभी ये रिपोर्ट नहीं की जा रही। लेकिन हाफिज़ाबाद क्योंकि इसको राइस ऑफ
इसको कहा जाता है कि अहमदाबाद की राइस की जो है ना, धान की फसल यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, लैंड ऑफ राइस कहा जाता है। हजारों एकड़ फसल जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और सैकड़ों देहात जो है वो अभी भी जेर आब हैं। इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल है। यहाँ पर इंतजामिया की जानब से बहुत 2 दिन पहले भी ऐलानात किए गए थे कि वो डेरों को, घरों को छोड़ दें, लेकिन आवाम छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों में महसूर हैं और वो उनको बाद रेस्क्यू 1122 ने 1500 के करीब एक दिन में लोगों को, अफराद को एवैक्यूएट किया, लेकिन अभी भी लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। अपना माल जो मवेशी है अभी भी उनके जो ऊंची जगह है उन्होंने वहां पर पहुंचा दिया है। हमने देखी यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर भी बह गए, जानवरों की हलाकतें भी हुई, लेकिन लोग अपने अभी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमायूं, अब आप क्या समझते हैं कि मस्जिद को रेला आ रहा है? क्या इंतजामिया ने इतला दी है कि मस्जिद को रेला आ रहा है या ये पानी कितने दिनों में निकल जाएगा? ऐसा पानी का जो रेला है उसमें तो कमी है, इस वक्त पानी कम है, क्योंकि हेड कादराबाद के मुकाम पर जो इसकी कैपेसिटी थी वो 9 लाख क्यूसिक थी, लेकिन 10,70,000 का यहाँ से रेला गुजरा है। अभी जो गुजर रहा है वो 5,34,509 क्यूसिक का रेला अभी गुजर रहा है। पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जिन देहातों में ये पानी दाखिल हो चुका है और के 8 से 10 फीट पानी था वो अब 6 से 8 फीट पानी रह चुका है, 2 फीट पानी कम हुआ है। लेकिन आप समझे कि अभी भी 6 से 8 फीट पानी खड़े होने का मकसद यह है कि लोगों के घर डूब गए हैं और इस तरह जो अमवात भी हो रही हैं। अभी सरकारी तौर पर ये चीजें रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन हाफिजाबाद में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पानी कम हुआ है। लेकिन ठीक है हमायूं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि सरकारी तौर पर कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं, कल ये खबर आ रही थी रात के वक्त जब जो है पानी दाखिल होना शुरू हो गया था कोट कादर बख्श, कोट जान मोहम्मद की तरफ से वनीके की तरफ, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि ये हेड जो है, हेड कादराबाद को नुकसान पहुंच सकता है। हेड जो है वो सेफ रहा है? बिल्कुल, हेड को उन्होंने सेफ रखने के लिए जो उसके साथ जो बंद थे, सुपर बंद थे, इस तरह के 2 बंद उन्होंने बम से उड़ा दिए थे, जो कि पानी जो है वो मंडी बावलदीन की तरफ दाखिल हो गया। मंडी बावलदीन के भी जो दर्जनों देहात हैं वो भी जेर आब हैं। अभी हाफिजाबाद की तरफ बात करें तो हाफिजाबाद जो दरियाई पट्टी है उसके भी सैकड़ों देहात जेर आब हैं। डैम को तो बचा लिया गया, लेकिन अतराफ के जो गाँव हैं वो डूब चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उस्मान, आपने हमें लाहौर से आगाह किया, हमायूं आप हमें हाफिजाबाद से आगाह कर रहे थे। रान साहब वो कह रहे हैं कि ऐलान जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से किए गए कि आप इवैक्यूएट कर जाएं, घर छोड़ जाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप उन जगहों से कहीं और मुंतकिल हो जाएं, जान है तो जहान है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो लोग जिनकी जमा पूंजी वहाँ पर है, ज़मीन वहाँ पर है, फसलें वहाँ पर हैं, माल वहाँ पर है, और माल वो कहते हैं एक्चुअली मवेशियों को, तो कितना मुश्किल ये फैसला होता है उस जगह को छोड़ के जाना। क्या वहाँ से छोड़ के जाना इतना आसान? और जाएंगे कहाँ? ये मैं एक सवाल, क्या कोई ऐसे रिलीफ कैंप बना दिए गए थे पहले? क्या कोई ऐसी जगह बना दी गई थी जहाँ पर भैंसों का चारा भी उन्हें मिलता, जहाँ पर वो अपनी उन फैमिलीज के साथ रह सकते जो बापर्दा हैं? क्या वो ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्हें खाना भी 24 घंटे मिलता, जहाँ पर बच्चों के इलाज के लिए मामला जो है वो भी हल होते? देखें, यहाँ तो हुकूमत ये सारे अरेंज कर देती, तो अरेंज करने के बाद कहते जनाब ये नहीं जा रहे, तो हुकूमत के पास 100 हथियार है, अपनी रेट इस्तेमाल करते। क्या नहीं रेट इस्तेमाल करते मुख्तलिफ कामों में? यहाँ पर क्यों नहीं की? आप ज़हन में रखिएगा, ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, ये सैलाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बीमारियों के बाद फिर इन लोगों को दोबारा इनके घरों में बसाना और जो उजड़ गए हैं उनके लिए रोजगार पैदा करना। क्या इस दफ़ा चावल की जो फसल तबाह हो गई है, धान की फसल जो तबाह हो गई है, इसके लिए पाकिस्तान कहाँ से लाएगा? लोगों को क्या चावल 1,000 रुपये किलो मिलेंगे? कहाँ जाएंगे फिर ये? बिल्कुल ऐसे ही है ये। साकिब साहब, राना साहब बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही फरमा रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से हमायूं ने भी कहा कि जी वो लैंड ऑफ राइस है और 8-8 फीट तक पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे, फसलों में आप सोचें फसलों का क्या बचा होगा कि लोगों का कुछ नहीं वहाँ पे बच रहा। अब आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में, जैसे ये सैलाब जब थम जाएगा उसके बाद कितनी मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए? अभी तो हमजा मेरा ख्याल है कि, और इसमें सॉरी एक और सवाल भी शामिल कर लीजिए, इसमें एक और सवाल भी, क्या कोई किसान कार्ड इसका इजाला कर सकता है जितना नुकसान हो गया?
नहीं, वो हमने पहले बात की ना, फंड्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर फंड्स चाहिए होते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शफाफ तरीके से हो, उन लोगों तक वो फंड्स पहुंचें जो असल में हकदार हैं। जो आपने सैलाब की बात की, ये अभी ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब आगे जंग और चनियोट, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ज़्यादा ख़तरा है। आज रात को वहाँ पे एक बड़ा रेला जो है वो गुजरेगा, तो उनको ज़्यादा, जैसे जैसे ये पानी आगे जाता जाएगा तो तमाम इलाकों को जो है वो उस पर असर जो है वो अपना छोड़ता जाएगा। जो इनकी बहाली का मामला है वो बहुत अहम, इम्पोर्टेंट है। लोगों के नुकसानात का इजाला कैसे करना है, इस पर हुकूमत को मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए और उसमें शफाफियत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमेशा से हमने देखा है कि इस किस्म के जब रिलीफ फंड्स जारी होते हैं तो अब एक बात हो रही थी कि लोग अपने घर नहीं छोड़ रहे। अच्छा, लोग उनको जान तो जारी सी बात प्यारी है, माल तो आ ही जाता है, घर भी बन जाता है, लेकिन इस सिस्टम पे उनका असल में भरोसा नहीं है कि वो छोड़ तो देंगे, उनका घर बह जाएगा, उनके बाल मवेशी सारे नुकसानात हो जाएंगे, फिर जो है वो उनको ऐसी जगह इस तरह उनको ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बेकारी हैं। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों को पटवारियों के हवाले कर दिया जाएगा, पटवारी तहमीना लगाएगा, पटवारी बनाएगा। पटवारी को कहा जाता है कि आप देखें कि इनका ये था, खेमे लग जाएंगे उनके लिए, खाने जो है उनको लाइनों में लगाकर, तो वो लोग फकीरों की तरह दिया जाएगा, फकीरों की तरह। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए कि उनको एक अच्छा जब वो जगह दी जाएगी, उनका ख्याल रखा जाएगा ताकि उनकी जान तो बचे। जहां पे बारदाना नहीं, जिस मुल्क में बारदाना नहीं मिलता है किसान को, वहां पर मुतबादिल फसल का क्या मिल रहा होगा? ये तो हम लोग भी ख्वाब ही देख रहे हैं कि क्या करेगी, बारदाना नहीं मिल रहा होता। वेलकम बैक जी। जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है और फिर हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स पिघलने की, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर हो रहे हैं, बात हो रही है मौसमियाती तब्दीलियों की। तो पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पाकिस्तान का आखिर हिस्सा कितना है कि वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है? ये तमाम तर सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी? आने वाले वक्तों में हमें क्या इकदाम करना होंगे? क्या हमने माजी में गलतियाँ की हैं? तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, राय लेंगे। माहिर माहौलियात डॉक्टर फसीहा सफदर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत बुनियादी सवाल, मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है इसकी बुनियादी माहौलियाती और मौसमियाती वजूहात क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आजकल जो एक गैर मामूली सिचुएशन पैदा हुई है पाकिस्तान में, ये एक इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीली है, जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिस पे हमारा इतना काबू नहीं है, इतना जोर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी वजूहात हैं वो हमारी अपनी नेशनल लेवल के ऊपर प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हम तैयार नहीं हैं क्लाइमेट चेंज को का मुकाबला करने के लिए। ये एक दूसरी बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। और वो जो हमारी तैयारी क्यों नहीं है और किस वजह से सैलाब आ रहे हैं, उनके बहुत से आगे से छोटे मोटे रीजंस हैं। अगर आप हमारे शुमाली इलाकों को देखें तो वहाँ पे जो सैलाब आया है वो अभी हम लोगों ने इस दफ़ा देखा था कि जून में टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे, तो हमारा मानसून का सिस्टम थोड़ा जल्दी आ गया, बारिशें ज़्यादा हुई और फिर फ्लैश फ्लड्स आना स्टार्ट हुए। इसके अलावा वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हुए। जितनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलती है, दरियाओं में पानी ज़्यादा आ जाता है, तो वो ऐड ऑन हो जाता है हमारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के ऊपर। एक बहुत बड़ा और रीज़न, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा रीज़न नॉर्दर्न एरियाज़ में नज़र आता है, वो दरख्तों की कटाई है। जितने ज़्यादा हमारे पास जंगलात होंगे उतना ज़्यादा वो एक रुकावट बनेंगे, हवा में भी रुकावट पत्ते बनते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेन को, उसकी शिद्दत को कम करते हैं। फिर जो दरख्तों की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को ज़ोर से पकड़ के रखती हैं और ज़मीन का कटाव कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है शुमाली इलाकों में कि पानी के अंदर टिम्बर
मिट्टी, पहाड़ी तोदे, ये सब मिल के आए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने अपने दरख्तों को और जंगलात को प्रिजर्व नहीं किया। तो एक जो कुदरती आफत है, एक क्लाइमेट चेंज है, वो सब तो है, लेकिन उसके साथ हमारी अपनी कोताहियों ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के नुकसान किया है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ें अगर, तो हमारे मैदानी इलाके जो हैं, हमने देखा है कि वो सिर्फ कच्ची आबादियों तक और देहाती इलाकों तक सैलाब महदूद नहीं रहा। अब हमारी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में भी सैलाब आते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट वजह ये है कि हम लोगों का सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इट इज़ नॉट इनफ, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो अब हमारी जो अब की बारिशें हैं उनको संभाल सके। अब हमारे क्लाइमेट चेंज के इस दौर में इट इज़ इनएडिक्वेट, बिल्कुल इनएडिक्वेट है। उसके अलावा हमने देखा है कि जिसका जिधर दिल करता है वो तामीरात शुरू कर देता है। हमने सवात में देखा कि बहते दरियाओं ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा दी, वो दरियाओं के रास्तों में बनी हुई थी। हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है कि बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज में सैलाब आया। वो आज से 10-20 साल पहले फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे, पानी वहां से भी गुजरता था, लेकिन चूंकि हमने नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ था। डॉक्टर साहब, केपीके का सैलाब और पंजाब के सैलाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केपीके में तो दरख्त काट दिए गए, ये पंजाब में जो सूरत हाल बनी है, मसाल आप उस सूरत हाल को किस नज़र से देखती हैं? इस यहाँ तो केपीके से कई गुना ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं, यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? अब केपीके में एक अलग रीजंस थे, उससे हम कुदरती आफात कह लेंगे, इससे हम क्या कहेंगे? जी, ये भी हमारी कुदरती आफात प्लस हमारी कोताही है। एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है क्लाइमेट चेंज में कि अब आप मान लें कि आप क्लाइमेट चेंज के दौर में दाखिल हो चुके हैं। अब क्लाइमेट चेंज से हम लोगों ने फाइट तो करना है, जैसे हमने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज को रोकने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब हमारी कोताहियाँ हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, अब हम अडेप्ट करें। अडेप्ट करने का मतलब यह है कि हम अपने माहौल को इस तरह से, अपनी सोसाइटीज़ को इस तरह से मोल्ड करें कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ अब जिंदा रह सके कुछ साल। एक तो इंडिया की तरफ से पानी आया, इंडिया के सब दरिया पाकिस्तान से ही गुजर के जाने हैं, उनके भी सैलाब आ रहे हैं, उन्होंने पानी छोड़ना है, लेकिन हम लोगों ने उस पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और उस पानी को किस तरह से अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना है, ये हमारे प्लानर्स ने सोचना है। कब इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम ऐसे मौसमियाती डैम बनाएं और ऐसे वो मौसमियाती वेटलैंड्स और लेक्स बनाएं जो इस मौसम में पानी को स्टोर करें और फिर उसको उस खुश्कसाली के मौसम में जाने दें समंदर की तरफ। अब जो हमारे बेकाबू हो रहे हैं रिवर्स, उनको भी काबू रखने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत थी। एक साल में आप कहेंगे कि अगले साल सैलाब नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके ऊपर 4, 5, 10 साल, 8-10 साल के प्लान्स बनाने हैं। तो ये भी हमारी कोताहियों की वजह से कुदरती आफत जो है वो फिर एक बढ़ के ज़्यादा नुकसान कर रही है। यही मैं कहना चाहूँगी। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ये हमने देखा कि बुनेर में इसी तरह, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और कुछ दिन पहले चकवाल में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी। यहाँ इस्लामाबाद में 2022 में E11 में इस तरह की सूरत हाल बनी कि उसको क्लाउड बर्स्ट जो वो कहा गया। इस थोड़ी सी मिथ को क्लियर कीजिएगा कि ये महकमा मौसमियात तो हमारा ये कह रहा है कि पिछले 24 बरस में कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, बारिशें जो वो तवक्को से ज़्यादा हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। तो क्या ऐसा ही है? आपकी तहकीकात क्या कहती हैं इस हवाले से, या क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जी अच्छा, 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अब मौसमी साइंसदान जो हैं, साइंसदानों ने बहुत पिछले 10-20 सालों से शोर मचाया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल तेज़ हो जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि अब ज़ोरदार बारिशें होंगी, शायद एक दिन में उतनी बारिश होगी, लेकिन वो जो एक दिन में बारिश पहले जो थी वो 4-5 घंटों में होती थी, अब वो 1 घंटे में हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर हाई है। जितना टेम्परेचर हाई होता है ना, उतना एटमॉस्फेयर, हमारा माहौल ज़्यादा नमी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर हमारी जोग्राफी के साथ मिलके वो बहुत शिद्दत के साथ बरसता है।
तो क्लाउड बर्स्ट हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी अब ज़्यादा हो गई है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, अब आप खुद ही देखें कि 10 साल पहले एक पहाड़ी इलाका था जिसके अंदर 2-3 मकानात होते थे, तो उसका पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता था, हमारे पास कच्ची ज़मीन होती थी। अब वो पानी कंक्रीट के ऊपर से बहता है, छतों के ऊपर से बहता है, और फिर वो जाके जमा होकर ड्रेन्स में जाता है, आगे से नालियाँ भी ब्लॉक्ड हैं, तो वो पानी कहाँ जाए? होता था पहले भी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीवेट हो गया, ज़्यादा हो गया। ये बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है पीएमडी की तरफ से, लेकिन इसके अलावा पीएमडी को और हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को अब नई टेक्नोलॉजीज़ लाके अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम लाने होंगे, डाटा लाना होगा कि अब ये डाटा पिछले 2-3 सालों से, 4-5 सालों से जमा हो रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात कर रही हैं कि तमाम ममालिक, तमाम जो प्रोविंसेस हैं, तमाम स्टेट्स हैं, वो इसी पर रिलाई कर रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान में मौसर तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स काम कर रहे हैं? पहले तो इस पे बता दीजिए। दूसरा ये कि अब अगले साल का कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता 22% ज़्यादा शिद्दत होगी इसकी। अगर हम ये चीज़ अभी से मालूम कर सकते हैं कि 22% ज़्यादा शिद्दत होगी, तो हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये डाटा के ऊपर रिलाई करना बहुत ज़रूरी है। डाटा जमा करें और फिर उसकी वजह से आगे प्रिडिक्ट करें कि आगे क्या होगा। अब तो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नासा, ये पूरी ग्लोब का आपको बता देते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि सारा ज़मीन का सिस्टम आप इसमें कनेक्टेड है। तो मानसून की शिद्दत तो आजकल हमें मगरबी मीडिया भी बता देता है, लेकिन जब आप अपने लोकल लेवल पे आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर पीएमडी के पास 150 के अराउंड स्टेशंस हैं जो हमारे मौसम को मॉनिटर करते रहते हैं। अब 150 स्टेशंस जो हैं वो मगरबी ममालिक के अंदर एक पंजाब जितने इलाके में होते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में उसको लगा के बैठे हुए हैं। तो हमारा फोकस नहीं है कि हम डाटा के ऊपर और साइंस के ऊपर तवज्जो दें। पीएमडी की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। आपने देखा कि अभी शुमाली इलाकों में लास्ट फ्लैश फ्लड आया, तो उनके चरवाहों ने और उन्होंने रात को ड्यूटी देके अर्ली वार्निंग सिस्टम का रोल प्ले किया, तो उससे कितने जाने और कितने बिल्कुल ऐसे ही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की आप बात कर रही हैं, जी जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो बात कर रही हैं आप, तो आपको लगता है जिस तरह आपने बताया भी 150 हैं, ये पंजाब जैसे जितने एरिया में जो बाकी ममालिक में होते हैं, एक बात आप ये कह रही हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपग्रेड भी करें और बढ़ाएं इसका डाटा, और जीबी में और बुनेर और इन जगहों पे ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ? नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान में बातचीत बहुत हो रही है, लेकिन अपडेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं नहीं लगा। ठीक है, अपडेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से बानी पीटीआई ने कहा था, उसी हवाले से फैसले किए उन्होंने, और अब उसके ऐलानात और इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये क्या एक पहला मरहला है, पहला कदम है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से क्या इस्तीफ़े आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ऑप्शंस पर भी गौर कर रही है? लेकिन हुकूमत क्या सोच रही है, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, राना साहब जो हैं वो आपको मशवरा दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, आप क्यों माइनस होना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश ये नहीं होती कि वो माइनस हो। सियासत होती भी सियासत के मैदान में है, मगर सियासत होनी चाहिए सियासत के रूल्स के मुताबिक। जब सियासत का आगाज़ हो कि पीटीआई के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएं, जबरी तौर पे पार्टी छुड़वाई जाए, फिर उसका सिंबल उसका छीन लिया जाए, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में जाए, तो आपने देखा जिस तरह से मैंडेट के साथ किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। फिर पार्लियामान में आके बैठ भी जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें। खाली 1.5 साल के अंदर 18 MNAs डिस्क्वालीफाई किए हैं, ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है।
और उनसे हट के जो रिज़र्व सीटों वाला फ़ैसला आया उसका आपके सामने है कि 1.5 साल जजमेंट जो पीटीआई के हक़ में थी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक करा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, रिव्यू फिक्स कराया गया। तो माइनस तो पीटीआई तो कहीं से नहीं होना चाह रही, मगर अब सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ हो तो उसमें आप कहें कि ना हक़ पे भी चुप करके बैठे रहें और सिर्फ जो है ना असेंबलियों में आ जाएं अंगूठे लगाने के लिए, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैंने सब ये जो लोग माइनस की बात कर रहे हैं, पहले पीटीआई में 20 ग्रुप, 15 ग्रुप, 10 ग्रुप ऐसी बातें होती थी और ग्रुपों की तो बेइंतहा बातें होती थी, लेकिन आप लोगों के इस्तीफ़े देने से ये तासर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक का होता तो शायद बहुत से लोग इस्तीफ़े ना देते। अब माइनस की जो रिट लगी हुई है, क्या इन इस्तीफ़ों से अब माइनस हो सकते हैं? देखिए इस्तीफ़े देखें एक रियलाइजेशन के लिए दिए गए हैं। देखें हम भी समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पार्लिमानी कमेटीज़ एक ओवरसाइट का फोरम है जहाँ से ना सिर्फ लेजिस्लेशन की जांच पड़ताल होती है बल्कि गवर्नमेंट के एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है वो भी स्क्रूटनाइज होते हैं। तो गवर्नमेंट की एक इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब अगर अपोजिशन चाहे बड़ा टफ टाइम देती है और पीटीआई ने वहाँ देने की कोशिश भी की है, मगर देखें कायमा कमेटियों को वो ड्यू मकाम ही नहीं दिया गया। आप देख लें ह्यूमन राइट्स की कमेटी साहिबजादा हामिद रज़ा के पास थी, तो साहिबजादा हामिद रज़ा का इतना इख्तियार नहीं था कि अपनी कमेटी का एजेंडा सेट कर सके। ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट असेंबली में फ़ाइल हुई, हामिद रज़ा ने देखी तक नहीं। तो मतलब जब इस तरह का महदूद माहौल कर दिया जाए तो ख़ुद आप देख लें कि निज़ाम किस तरह का निज़ाम बना। उसके निज़ाम में कमेटीज़ में खाली बैठने की क्या अफादियत रह गई थी। तो अब ये तो ओवरऑल दूसरी साइड ने भी सोचना है कि वो समझते हैं कि अगर निज़ाम को वो अकेले ही चला सकते हैं, अगर समझते हैं कि दूसरी टीम के बगैर मैच हो सकता है तो वो खेल लें। नहीं साहब, ये बताइएगा कि ये जो कमेटीज़ की आप बात कर रहे हैं, राना सनोल्ला साहब ने एक बात की कि आप अगर हुकूमत होती पंजाब में आपकी, हो सकता है कि उस वक़्त पुलिस गिरफ़्तार ना करती, यहाँ पे इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन हो सकता है सिचुएशन मुख्तलिफ होती। 9 मई तब हुआ जब आपने पंजाब हुकूमत छोड़ दी, केपी हुकूमत छोड़ दी। 9 मई ना होता तो आज सिनेरियो मुख्तलिफ होता। तो राना सनोल्ला साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, एक ही चीज़ है जो आपके गले की हड्डी, पूरे सिस्टम के गले की हड्डी बना है, वो 9 मई। देखिए 9 मई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ना होता तो 9 मई ना होता और इस एक्सटेंट पे पीटीआई को डैमेज ना होता। मगर देखें इमरान खान ने जो हुकूमतें उस वक्त छोड़ी वो किस चीज़ पे छोड़ी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे एतबार था कि आईन पाकिस्तान कहता है कि आज हम हुकूमत छोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर वो जो सिस्टम चलाने वाले थे उनको कुछ और कबूल था। उन्हें कबूल था कि की सूरत में लामहदूद टाइम के लिए सिस्टम को चलाना है, और आपने देखा कि उसमें फिर क्या हुआ। बाकी जो 9 मई है, देखें 9 मई और 25 मई की कड़ियाँ जोड़ें तो बात है कि पीटीआई के ज़िम्मे नहीं चीज़ें जाएंगी, चीज़ें कहीं और जाएंगी, मगर बात है एक मौका तो क्रिएट करें, इस मुल्क में जुडिशल कमीशन बनाएं, इन इवेंट्स को इंक्वायर करें। एक और बात जो कर रहे हैं राना सनोल्ला, 14 साल की, अच्छा 14 साल डेफिनेटली कोई एक केस नहीं होगा। जो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की इससे कबल भी तकरीबन मैं बड़े अहम केसेस में 6-7 केसेस में वो उनकी या ज़मानतें हुई हैं या वो बरी हो गए हैं, जो ट्रायल हुए हैं, अभी भी ट्रायल चल रहे हैं। 9 मई के ट्रायल्स अभी रहते हैं, उनके ऊपर तो 150-200 केसेस हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो बता रहे हैं कि एक से बेल होगी तो दूसरे में कन्विक्शन हो चुकी होगी या दूसरा केस बन चुका होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये एक चलता रहेगा सिलसिला, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो इसको पीटीआई कैसे काबू कर सकेगी? पीटीआई समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं? देखिए अदालतों से हट के भी मामलात नहीं चलते। देखिए अल्टीमेटली अदालतें ही हैं जो आपके, जैसी भी अदालतें हों, अल्टीमेटली आपकी राइट्स की वही गार्डियन है। मगर तरीके इंसाफ के समझने की बात है, जिस सब आप इशारा कर रहे हैं, बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि एक ट्रेन की पटड़ी पे चढ़ा दिया गया है मुख्तलिफ़ केसेस को, और मुख्तलिफ़ स्टेशन पे आप पहुंचते जाएंगे, आपको सज़ाएं मिलेंगी। आज हम बात कर रहे हैं, हम बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि जी सितंबर में अलकादिर लग जाएगा। अलकादिर लग भी जाए, उसकी समाअत शुरू
थ्रू भी हो जाए तो तोशा खाना 2 जो ट्रैक पे चढ़ाया हुआ है, जिसमें 12 गवाह हो चुके हुए हैं, तो वो कितना देर चल चुका है। और जिस तरह का 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें भी कन्विक्शन कोई आ जाए तो कोई अचंभे की बात तो नहीं होगी। तो जाहिर बात है उसके लिए कम से कम पीटीआई को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, लेकिन आप कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सवाल ये है कि इससे हुकूमत पे क्या प्रेशर पड़ेगा? हुकूमत आपको क्यों रोकेगी? या ये इस्तीफे देने से हुकूमत को या किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? तो ये हिकमत अमली है क्या, ये समझ नहीं आ रही। अगर हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है, कोई मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, फिर तो कहा जाएगा वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर हिकमत अमली क्या है? और पिछले 3 साल भी कोई प्रेशर नहीं पड़ा। हाँ जी, ये भी शामिल कर लें। अच्छा, बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये देखें, खान साहब ने जिस वक्त असेंबली छोड़ी तो इन्होंने आखिरी 1.5 साल एक ना होने वाली ऑपोजिशन के साथ भी चलाया। मगर देखें, खाली निज़ाम डे टू डे चलने की बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है ना, हम सारे बात कर रहे हैं एक पार्लियामान की लेंस से उसको देख रहे हैं, हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के चैलेंजेस इस वक्त सियासतदानों के मसाइल से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। जिस तरह के मसले, मतलब आज सैलाब से लेके फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़, गंदम में जो किसान के साथ हुआ है, फिर जो कार्टेल्स इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, मतलब चीनी वाले बुरहान से लेके, देखें बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं। अगर आप खाली कहें कि ये इस वक्त बग़ैर पब्लिक सपोर्ट के और पीटीआई पार्लियामान में मौजूद ना हो, ये निज़ाम चला लें, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन ये भी कहिएगा कि आप लोग ठीक है इस निज़ाम का हिस्सा अभी पार्शली नहीं बनना चाह रहे हैं और बज़ाहिर इससे कोई फ़ायदा भी नहीं नज़र आ रहा। सितंबर की आपने कॉल दी है एक दफ़ा फिर से कि तहरीक चलाई जाएगी या एहतजाज किया जाएगा। सर, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्या लाएअमल होगा और उसका हासिल क्या होगा? अगर आपने इलेक्शंस में भी नहीं जाना, जहाँ पर मोमेंटम बन सकता था, आप लोगों को शायद कैंपेन करने दी जाती, शायद कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती, शायद हल्के की हद तक लोग बाहर निकल रहे होते। अच्छा देखें, इलेक्शन हम खाली उन हलकों में नहीं जा रहे जो 9 मई के फैसलों की आड़ में हमसे सीटें छीनी गई हैं। बाकी अभी देखें मियां अजहर साहब वाले सूरत में हमारा वहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पीटीआई फुली पार्टिसिपेट करेगी। ये नहीं है कि हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को बंद कर दिया, मगर हमने एक डिसेंट भी तो अपनी शो करनी है। देखें, एक सोचने की बात है, इन बंदों को डिस्क्वालीफाई किया गया है एक ऐसी जजमेंट की बेस पे कि जो अभी तक डिटर्मिन ही नहीं हुआ कि मॉरल टर्पिट्यूड पे के मेयार पे उतरती है। अगर समझें उस पर डिटर्मिनेशन आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जजमेंट मॉरल टर्पिट्यूड के उस पर नहीं आती, तो ये बंदे तो रिस्टोर हो जाएंगे। आज आप चाहे इनकी सीटों पे इलेक्शन भी करा लें, पीटीआई खाली भी छोड़ दें, तो पार्लियामान में कल कौन वापस आएगा? उमर अयूब नहीं वापस आना है, सरताज गुल नहीं आना है। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना हमाकत वाला फैसला नहीं है इन सीटों को खाली छोड़ने का। इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है कि फेवरेबल डिसीजन आ जाए तो हमारे यही लोग पार्लियामान में वापस आ जाएंगे। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अज़ीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।